हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर पटलन से बनाए जाने का मुख्य कारण क्या है? कोर हानि कम करना, ताम हानि कम करना, आउटपुट पावर कम करना, लागत कम। तो बच्चों, जो हम लोग कोर होती है, ठीक है, कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं? तो कोर को लेमिनेट हम लोग लौह हानियाँ को कम करने के लिए करते हैं। लौह हानियाँ मतलब लेमिनेट क्यों करते हैं? लौह हानियाँ क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। लौह हानियाँ बच्चों दो प्रकार की होती हैं। लौह हानियाँ जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी शैथिल्य हानि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस। दूसरी होती भंवर धारा हानि, जिसको बोलते हैं एडी करंट लॉस। तो हम लोग भंवर धारा हानि को कम करने के लिए कोर को लैमिनेट कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कोर हानियों को कम करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर की कोर को लैमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। और अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि शैथिल हानियों को कम करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। मतलब कोर आपकी जो होगी सिलिकॉन स्टील की बनाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 200 टर्न तथा द्वितीयक में 50 टर्न है। यदि प्राथमिक वोल्टेज 240 वोल्ट एसी प्रयोग किया जाता है तो द्वितीयक वोल्टेज निकालिए। तो बच्चों क्या दिया आपको? प्राथमिक में टर्न कितने दिए हैं? प्राथमिक में टर्न दिए आपको 200। तो N1 आपका और N2 कितना दिया है? 50 टर्न। तो N1 की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 200 और N2 क्या हो गई? 50। ये किसके बराबर होगा बच्चों? V1/V2 के बराबर होगा बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो चलो इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ मैं आगे कर देता हूँ 200/50। अब क्या कह रहा है? प्राथमिक में 240 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो आपको V1 कितना दिया है? 240 वोल्ट दिया है। आपको V2 पूछ रहा है। ठीक है, तो V2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? इसको लड़ देते हैं। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 50/200 हो जाएगा और 240 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो उसको चलिए काट देते हैं। ये आ जाएगा 12। तो 12×5 = 60। तो आपका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा 60 वोल्ट। तो V2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा? 60 वोल्ट। तो आपका 60 वोल्ट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। ट्रांसफार्मर को डैश डैश में निर्धारित किया जाता है। केवीए में, किलोवाट आवर में, किलोवाट में, केवीआर में। तो बच्चों ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है? केवीए में होती है। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है बच्चों वो केवीए में होती है। और आपकी अल्टरनेटर की भी जो रेटिंग होती है उसकी भी क्या होती है? केवीए में होती है। ट्रांसफार्मर की भी क्या होती है? रेटिंग केवीए में होती है। अल्टरनेटर की भी रेटिंग केवीए में होती है। अब हम बात करेंगे जो किलोवाट होता है, ये रेटिंग आपकी जनरेटर और मोटर की होती है। किलोवाट जो होता है ये जनरेटर और मोटर की रेटिंग होती है। और अगर हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो आपका बैटरी होता है, ठीक है, बैटरी का पूछा जाता है,
तो बैटरी की जो रेटिंग होती है वो होती है एम्पियर आवर में। किस में होती है? AH में या एम्पियर आवर में। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है? तांबे की, लोहे की, सिलिकॉन स्टील की, एल्युमिनियम की। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जो हिस्टोलिसिस को, लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग कोर को हम सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर की कोर को बनाने में करते हैं। तो आपका सिलिकॉन स्टील बिल्कुल सही आंसर है। सिलिकॉन स्टील इज़ द राइट आंसर। किस लिए करते हैं? हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं और इन कोरों को हम लोग क्या करते हैं? लैमिनेट कर देते हैं। किससे? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग कोर को लैमिनेट कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, जूल का नियम, कोई नहीं। तो बच्चों ट्रांसफार्मर जो होता है आपका जूल के म्यूचुअल इंडक्शन के नियम पे कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है बच्चों? मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब ये आपकी कोई कॉइल रखी है, ठीक है, और ये दूसरी कॉइल है। इसको हमने सप्लाई दी तो इसमें फ्लक्स जनरेट होगा, इसमें करंट सप्लाई दी तो इसमें फ्लक्स जनरेट होगा। ये फ्लक्स क्या होगा? इस सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काटेगा, जिसके कारण क्या होगा? इसमें भी एक EMF उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये L1 हो गया आपका, ये L2 हो गया। तो इसका फ्लक्स क्या होगा? इसको काटेगा, इसके टर्न्स को, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को भी काटने लगता है। मतलब अर्थात कह सकते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न से भी लिंक होता है। यही आपका क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है। तो क्या होता है? ट्रांसफार्मर भी जो होता है क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में क्या स्थिर रहता है? करंट, वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये आपका बहुत जानना जरूरी है। बच्चे इसमें बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आपकी ट्रांसफार्मर होती है इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपकी फ्रीक्वेंसी स्थिर होती है। अगर आपने इनकमिंग पे 50 फ्रीक्वेंसी दी है, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी दी है, तो आउटपुट पे भी आपको 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ट्रांसफार्मर बेसिकली करता क्या है? वोल्टेज तथा करंट को घटाता और बढ़ाता है, घटाता और बढ़ाता है। किस पे? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर। ये क्या करता है? पावर को ट्रांसफ़र करता है, पावर को ट्रांसफ़र करता है। एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? सैथिल हानियों को कम करने, भंवर धारा हानियों को कम करने, ताम हानियों को कम करने, कोई नहीं। तो बच्चों मैंने आपको बताया जैसा कि जो सिलिकॉन स्टील है इसका प्रयोग हम लोग सैथिल हानियों को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए हम इन कोरों को क्या करते हैं? लैमिनेट कर देते हैं या वार्निश कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वितरण ट्रांसफार्मर डैश होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, नॉन ऑफ दिस। तो जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है बच्चों वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है? ये वोल्टेज को घटा देता है। अगर मान लीजिए
आपकी इनकमिंग जो है 11 kV आ रही, मतलब 11,000 आ रही है, तो ये क्या करेगा 440 में कन्वर्ट कर देगा इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। ये क्या होता है, स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी है तो इसके टर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होंगे इसके टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे। मतलब N1 बड़ा हो गया N2 से, मतलब N1 के टर्न्स बड़े हो गए N2 से। तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है, यदि इनपुट सप्लाई 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई कितनी होगी। तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको कि ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है, इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी आपकी कितनी होगी बच्चों, 50 हर्ट्ज ही होगी। फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है, खनिज तेल या सिंथेटिक तेल, सरसों का तेल, ग्रीस, रोधक। तो बच्चों आंसर जो होगा आपका सिंथेटिक तेल का प्रयोग, या हम लोग खनिज तेल का प्रयोग करते हैं। खनिज तेल और सिंथेटिक तेल के कुछ गुण होते हैं, इन गुणों के कारण ही इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है। पूर्ण लोड के पास, मतलब फुल लोड, शून्य लोड के पास 50% लोड और नन। तो बच्चों आपका जो इसकी इफिशियंसी होती है फुल लोड पर क्या होती है, 50% होती है। तो इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 50 से 60% होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इफ़िशियंसी जो होती है क्या होती है, 50% होती है। कितनी होती है, 50% से 60%। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों अगला। ट्रांसफार्मर के कोर की मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm से 0.5 mm, 0.60 से mm से 0.70 mm, 0.20 से 0.40 mm, या कोई नहीं। तो बच्चों आंसर जो होगा आपका पहला बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर की जो मोटाई होती है कोर की वो कितनी होती है, 0.35 mm से 0.5 mm होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, बच्चों ये जान लीजिए पहले आप आदर्श ट्रांसफार्मर होता क्या है। आदर्श ट्रांसफार्मर एक प्रकार का क्या होता है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और इसकी जो दक्षता होती है बच्चों, इसकी जो दक्षता होती है वो होती है 100%। क्या होती है, 100% होती है। इसमें लॉसेस क्या होते हैं, नो लॉसेस होते हैं। इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। ठीक, तो बच्चों इसकी दक्षता कितनी होती है, 100%। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है क्या होती है, 100%। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर में होते हैं नो वोल्टेज ड्रॉप, नो पावर लॉसेस, 100% इफिशियंसी, उपरोक्त सभी। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के ये गुण होते हैं, तो इसमें क्या होगा आपका उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 90 से 98%, 100%, 50 से 70%, 90 से 95%। तो बच्चों आपका जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफिशियंसी 90% से 98% होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर करता है, शक्ति बढ़ाता है, आवृत्ति बढ़ाता है, द्वितीयक वोल्टेज बढ़ाता है, द्वितीयक धारा बढ़ाता है। तो बच्चों जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ा देता है। सेकेंडरी वोल्टेज जो होगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। बट धारा आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, धारा घट जाएगी। और अगर हम स्टेप डाउन की बात करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन में तो सेकेंडरी वोल्टेज घटेगा और धारा बढ़ेगी बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में तेल प्रयुक्त करने का क्या उद्देश्य होता है? विद्युत रोधन, स्नेहक, शीतलन और विद्युत रोधन। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है, शीतलन और विद्युत रोधन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण दिवस दक्षता डैश डैश में आउटपुट और इनपुट का अनुपात होता है। विशेष क्षण पर केवीए, विशेष क्षण पर केडब्ल्यू, 24 घंटों के दौरान केडब्ल्यूएच, केवीआर विशेष क्षण पे। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ये होगा आपका तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। आउटपुट पावर इन किलोवाट अपॉन इनपुट पावर इन किलोवाट फॉर 24 आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकोज रिले किसमें प्रयोग होती है? लाइन प्रोटेक्शन में, मोटर प्रोटेक्शन में, जनरेटर प्रोटेक्शन में, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में। तो बच्चों हम लोग ग्लूकोज रिले का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकोज रिले कहाँ स्थापित की जाती है? लो वोल्टेज वाइंडिंग और बुशिंग के मध्य, कंजर्वेटर और ब्रेदर के बीच में, टैंक और कंजर्वेटर के मध्य में, कोई नहीं। तो बुकोज रिले जो होती है बच्चों उसको हम टैंक और कंजर्वेटर के बीच में यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुकोज रिले होती है वोल्टेज संवेदनशील युक्ति, गैस प्रचालित युक्ति, धारा संवेदनशील युक्ति, आवृत्ति संवेदन युक्ति। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, गैस प्रचालित युक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक कोर प्रयुक्त क्यों की जाती है? भंवर धारा रोकने के लिए, क्षैतिज हानि रोकने के लिए, लौ हानियाँ घटाने के लिए, कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स पथ पर रिलेक्टेंस कम करने हेतु। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है, कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स पथ पर रिलेक्टेंस कम करने हेतु। बच्चों मैं आप लोगों के लिए कंपटीशन की तैयारी करवा रहा हूँ, जिससे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो बना सकूं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बता सकूं आपको, जिससे आपकी UPPCL, UPRVNL, NTPC सबकी तैयारी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ट्रांसफार्मर में नमी को सोखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिका जेल, जेली, पानी, तेल। तो बच्चों ट्रांसफार्मर में हम लोग नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिका जेल का रंग नमी सोखने के बाद कौन सा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, नीला हो जाता है, हरा बैगनी हो जाता है, लाल हो जाता है। तो बच्चों आंसर आपका क्या है, गुलाबी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ट्रांसफार्मर में कौन सा सबसे अधिक अतितापन से क्षतिग्रस्त होता है? आयरन कोर, कॉपर वाइंडिंग, वाइंडिंग इंसुलेशन, फ्रेम या केस? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? वाइंडिंग इंसुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के मध्य प्रतिरोध का मान होता है? 0 होता है, 500 होता है, लगभग 1 किलो ओम होता है, अनंत होता है? तो बच्चों क्या होता है? प्रतिरोध का मान अनंत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है V2/V1 इज इन इक्वल टू E2/E1 इज इन इक्वल टू N2/N1 इज इन इक्वल टू I1/I2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है V1/V2 इज इन इक्वल टू E1/E2 इज इन इक्वल टू N1/N2 इज इन इक्वल टू I1/I2। तीसरा दिया आपको V1/V2 इज इन इक्वल टू E2/E1 इज इन इक्वल टू N1/N2 इज इन इक्वल टू I2/I1। तो बच्चों और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो बच्चों आपका जो ऑप्शन पहला दिया है ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है ट्रांसफार्मर का ये होता है V2/V1 इज इन इक्वल टू N2/N1 इज इन इक्वल टू E2/E1 इज इन इक्वल टू I1/I2 इज इन इक्वल टू K होता है। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रेरित ईएमएफ का सूत्र होता है E इज इन इक्वल टू 4.44 FN5 E इज इन इक्वल टू 4 FN5 E इज इन इक्वल टू 2.22 FN5 और चौथा कोई नहीं। तो बच्चों आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो ईएमएफ का इक्वेशन होता है बच्चों ये होता है E इज इन इक्वल टू 4.44 FN5। यहाँ पे F क्या आपकी फ्रीक्वेंसी है, N क्या आपके नंबर ऑफ टर्न्स है, F क्या आपका फ्लक्स है। तो अगर हम प्राइमरी वाइंडिंग के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला बताएंगे तो ये होता है 4.44 FN1/5। और अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला देखें तो ये होता है 4.44 F, यहाँ पे N2 हो जाएगा 5। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं आपस में बच्चों तो ये हो जाता है E2/E1 इज इन इक्वल टू N2/N1 इज इन इक्वल टू K। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, E इज इन इक्वल टू 4.44 FN5। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का तापमान वृद्धि डैश डैश के सीधे समानुपाती होता है? रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, लीकेज रिएक्टेंस और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रिएक्टिव पावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी होगी प्राथमिक वोल्टता के समान, प्राथमिक वोल्टता से ज़्यादा, प्राथमिक वोल्टता से कम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया कि जो ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी होती है प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो वो सेम ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी? प्राइमरी वाइंडिंग की फ्रीक्वेंसी के समान ही होगी। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्राथमिक वोल्टता के समान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी टर्मिनस वोल्टेज के मध्य कला संबंध होता है
प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अग्रगामी। सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, 180 डिग्री विपरीत कला में होता है, समान कला में होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आउट ऑफ फेज 180 डिग्री होता है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी नो लोड करंट का मान कितना होगा? फुल लोड करंट का 2 जो आपकी, अब आप जब लोड हम नहीं देते हैं, ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया बच्चों। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ये सेकेंडरी वाइंडिंग बच्चों आपकी ओपन रहती है, ये आपकी ओपन कंडीशन होती है। यहाँ पे जो हम सप्लाई देते हैं V1, तो यहाँ पे क्या होती है? एक करंट फ्लो होती है I0, ठीक है। उसी करंट को ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। अब जो ये करंट होती है, ये करंट क्या होती है? फुल लोड करंट। अगर हम इस पर लोड लगा देंगे यहाँ पे सेकेंडरी में, तो I2 करंट फ्लो होगी। I2 करंट क्या होती है? फुल लोड करंट होती है। क्या होती है? फुल लोड करंट। तो जो I0 की वैल्यू होती है बच्चों, ये फुल लोड करंट की 2% से लेकर 5% तक होती है, मतलब बहुत कम होती है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? फुल लोड करंट का 2% से लेकर 5% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रकार है कोल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, बेरिड टाइप ट्रांसफार्मर, सभी। तो बच्चों ये जो आपको तीनों ट्रांसफार्मर दिए, ये कंस्ट्रक्शन के आधार पर हैं। किसके? कंस्ट्रक्शन, बनावट के आधार पर है। कंस्ट्रक्शन के आधार पर है, ठीक है। अगर वोल्टेज के आधार पर देंगे तो वोल्टेज के आधार पर क्या होते हैं? वोल्टेज के आधार पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो बच्चों बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपको ये ट्रांसफार्मर का 3 दिए हैं, ये क्या है? ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ये आपका, ये तीनों जो है ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस नियम को फॉलो करता है? ठीक है, ओम का नियम फॉलो करता है, जूल का नियम फॉलो करता है, फैराडे के नियम का फॉलो करता है, किरचॉफ का नियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फैराडे के नियम को जो होता है ट्रांसफार्मर फॉलो करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में लो कोर मुख्य फ्लक्स को डैश पथ प्रदान करता है। हाई कंडक्टिविटी, लो रेजिस्टेंस, हाई रिलक्टेंस, लो रिलक्टेंस। तो जो आपका जो कोर जो होता है, वो फ्लक्स को क्या करता है? लो रिलक्टेंस का पथ प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जो देखिएगा ध्यान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट प्रदान करता है। कॉपर लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर, आयरन लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर, कॉपर एंड आयरन लॉसेज बोथ नन। आपसे कह रहा है कि जो ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, उससे हम लोग कौन सी लॉसेज ज्ञात करते हैं? तो बच्चों आपका जो शॉर्ट सर्किट होता है, उससे हम लोग कॉपर लॉसेज ज्ञात करते हैं। और बच्चों कॉपर लॉसेज क्या होती हैं? ये आपकी वाइंडिंग्स में होती हैं। किस में होती हैं? वाइंडिंग्स में होती हैं, जो कि लोड पे डिपेंड करती हैं। किस पे? लोड पे डिपेंड करती हैं, लोड पर डिपेंड करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट प्रदान करता है। कॉपर लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर, आयरन लॉसेज ऑफ द ट्रांसफार्मर, कॉपर एंड आयरन लॉसेज बोथ नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आपका आयरन लॉस होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में जो
ओपन सर्किट टेस्ट होता है, उससे हम लोग आयरन लॉसेस ज्ञात करते हैं। और बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो लॉसेस होती हैं क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं। ये आयरन लॉसेस जो होती हैं, आयरन लॉसेस फिक्स्ड लॉसेस होती हैं। क्या होती हैं, फिक्स्ड लॉसेस होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आयरन लॉसेस दो प्रकार की होती है, मैंने बताया था आपको पहले ही, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। ट्रांसफार्मर की कौन सी हानियां नियत होती हैं? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया इसमें, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, विंडल लॉसेस और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, आयरन लॉसेस जो होती हैं आपकी फिक्स्ड लॉसेस होती हैं, इनको वेरिएबल लॉसेस भी बोलते हैं। और जो आपकी कॉपर लॉसेस होती हैं वो फिक्स लॉसेस नहीं होती, ये लोड पे डिपेंड करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की कौन सी लोड के अनुसार बदलती रहती है? ट्रांसफार्मर की कौन सी लॉसेस जो हैं लोड के अनुसार बदलती हैं? कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, विंडल लॉसेस, नन। तो बच्चों आंसर क्या हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया है, कॉपर लॉसेस जो होती हैं वो लोड पे डिपेंड करती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, कॉपर लॉसेस। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होगी? आयरन लॉसेस जब कॉपर लॉसेस के बराबर होंगे, आयरन लॉसेस की वैल्यू कॉपर लॉसेस से बड़ी होगी, कॉपर लॉसेस की वैल्यू आयरन लॉसेस से बड़ी होगी, नन। तो बच्चों जो ट्रांसफार्मर की जो इफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है, जब कॉपर लॉसेस जो होते हैं आयरन लॉसेस के बराबर होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, आयरन लॉसेस जब कॉपर लॉसेस के बराबर हो जाती हैं तो ट्रांसफार्मर की क्या होती है, मैक्सिमम इफिशिएंसी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस मोटर के समान होता है? डीसी मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों आपका जो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होता है। अब देखिए क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, तो आपका इंडक्शन मोटर में स्टेटर होता है। ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है तो मोटर में इंडक्शन मोटर में आपका क्या होता है, रोटर होता है। अंतर बस इतना है बच्चों कि आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग स्थिर होती है जबकि रोटर क्या होता है, मोशन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की सापेक्ष ध्रुवता डैश डैश के द्वारा ज्ञात की जा सकती है? पोलैरिटी टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, पोलैरिटी टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुले पथ पर एक ट्रांसफार्मर की व्यावसायिक क्या होगी, मैक्सिमम होगी, इंडेटर्मिनेट होगी, इन कैलकुलेटेबल होगी, जीरो होगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जीरो। जीरो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की किस वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या अधिकतम होगी? टर्शियरी वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, नन। तो बच्चों आपका स्टेप अप है, स्टेप अप है तो आपकी जो क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। मतलब आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगी उसमें टर्न्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये आपकी देखिए प्राइमरी वाइंडिंग हो गई। और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें टर्न्स क्या होंगे, N2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, N1 की कम होगी, क्योंकि आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है। यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या होगी, N1 से ज़्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर में प्रचालित दो ट्रांसफार्मर भार का साझा करते हैं जो उनके डैश डैश पर निर्भर करता है, दक्षता, रेटिंग, प्रति इकाई प्रतिबाधा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, प्रति इकाई प्रतिबाधा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की ताम हानियाँ डैश डैश के द्वारा मापी जाती हैं? निम्न शक्ति गुणक वाट मीटर, इकाई शक्ति गुणक वाट मीटर,
किसी प्रकार के वाट मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? आंसर पहला आपका सही है, निम्न शक्ति गुणक वाट मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान रेटिंग के 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में एक ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है लोअर वेट ऑफ द कॉपर वाइंडिंग, लोअर इफिशियंसी, लो पावर फैक्टर, लोअर इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। तो बच्चों आंसर आपका पहला सही है, लोअर वेट ऑफ द कॉपर वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे परिणामन अनुपात इकाई के समीप पहुंचता है तो एक ऑटो ट्रांसफार्मर की दक्षता इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन अनअफेक्टेड होगी, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा? इंक्रीज होगी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि होती है पूर्ण हानि का 20%, पूर्ण हानि का 10%, लो हानि के बराबर, और चौथा ऑप्शन दिया आपको नील। तो बच्चों क्या होता है, आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है? स्टैटिक डिवाइस होता है, उसमें कोई मोशन नहीं होता है। तो मोशन होने के लिए घर्षण होना चाहिए, घर्षण हानियाँ होंगी, मोशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? नील। आंसर बिल्कुल सही है, नील। मतलब इसमें घर्षण हानियाँ नहीं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य भार प्राथमिक धारा I0 ऑप्शन दिए हैं। V1 के कलाम में होती हैं, V1 से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, V1 से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? V1 से 90 डिग्री पश्चगामी होती हैं। बच्चों मेरे आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपकी कंपटीशन की तैयारी हो सकेगी और मेरा मनोबल बढ़ाएं, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता रहूं, जिससे आपकी तैयारी होती रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? केवल एसी पे कार्य करता है, केवल डीसी पे कार्य करता है, केवल उच्च वोल्टता, और एसी और डीसी दोनों पर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? जो ट्रांसफार्मर होता है केवल एसी पे कार्य करता है। अगर हम डीसी उसको सप्लाई दे देंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी वाइंडिंग जल जाएंगी। तो आज बच्चों मैंने आपको 50 ट्रांसफार्मर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, और हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आपके सिलेक्शन की तैयारी कराता रहूं। थैंक यू।